तक्षशिला में कई समस्याओं को शांतिपूर्वक सुलझाने के बाद अशोक को लोगों से बहुत तारीफ मिली। इस सफलता से सुशीम चिढ़ गया, जो अशोक को रास्ते से हटाना चाहता था। इस तनाव को देखते हुए राधेगुप्त ने सुझाव दिया कि अशोक को 2 साल के लिए कलिंग भेजा जाए, जहां वह एक गुप्त मिशन पर रहकर यह देखे कि क्या मौर्य वंश के खिलाफ कोई गतिविधियां हो रही हैं। तक्षशिला में आए संकट को सफलतापूर्वक सुलझाने के बाद जो राजकुमार सुशीम के खराब प्रशासन के कारण पैदा हुआ था, अशोक को वहां तैनात किया गया। उसने बड़ी समझदारी से अशांति को शांत करके और उस क्षेत्र में शांति बहाल करके एक बेहतरीन नेतृत्व का प्रदर्शन किया। तक्षशिला के लोगों ने उसके प्रयासों की दिल खोलकर तारीफ की और शासन के प्रति उसके निष्पक्ष और शांत रवैये की सराहना की। उसके असरदार और विचारशील प्रशासन की तारीफ राजा और मंत्री दोनों ने की। हालांकि इस सफलता से सुशीम बहुत ज्यादा चिढ़ गया। अशोक की बढ़ती लोकप्रियता से खुद को खतरे में महसूस करते हुए उसके मन में अशोक के प्रति दुश्मनी पैदा हो गई और वह उसे राजनीतिक मंच से हटाना चाहता था। सुशीम की बढ़ती नाराजगी को देखते हुए यह समझदारी भरा कदम माना गया कि अशोक को कुछ समय के लिए दूर रखा जाए, ताकि सुशीम के मन में चल रहा तनाव और गलतफहमियां शांत हो सकें। इस तनावपूर्ण स्थिति को कम करने के लिए यह तय किया गया कि दोनों राजकुमारों को कुछ समय के लिए एक दूसरे से अलग रखा जाए। इसी बीच मौर्य दरबार को यह शक होने लगा था कि राज्य के भीतर ही कुछ ताकतें चुपके से मौर्य वंश की स्थिरता को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि उनकी पहचान अभी तक सामने नहीं आई थी। ऐसा माना जाता था कि कलिंग राज्य भी इनमें से एक हो सकता है। इसलिए अशोक को 2 साल के लिए कलिंग भेजा गया और इसे सजा के तौर पर दिया गया वनवास बताया गया। असल में यह एक गुप्त मिशन था जिसके बारे में सिर्फ राजा और मंत्री को ही पता था। इस योजना का मकसद एक साथ 2 लक्ष्य हासिल करना था: राजकुमारों के बीच बढ़ती दुश्मनी को कम करना और मौर्य वंश के खिलाफ साजिश रचने वाली किसी भी छिपी हुई ताकत का पता लगाना। अशोक को निर्देश दिया गया था कि वह अपनी पहचान छिपाने और मिशन को चुपके से पूरा करने के लिए एक आम नागरिक के वेश में रहे। अशोक ने खुशी खुशी 2 साल का वनवास स्वीकार कर लिया और एक आम नागरिक के तौर पर कलिंग में घूमने लगा। कोई भी उसे राजकुमार के तौर पर पहचान नहीं पाया। वह मौर्य वंश के खिलाफ चल रही संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश में एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहा, लेकिन लंबे समय तक उसे अपने लक्ष्य को पाने में सफलता नहीं मिली। उसी समय कलिंग की राजकुमारी कारुवाकी को भी उनके पिता यानी राजा ने उस रहस्यमय अपराधी को खोजने और पकड़ने का काम सौंपा था, जो चुपके से शहर में घूम रहा था। लगभग 1 साल बीत गया, फिर भी उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई। हालांकि एक सुबह किस्मत उन्हें नदी के किनारे एक नाव पर चढ़ते समय आमने सामने ले आई। दोनों का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था और उनके बीच अंदर ही अंदर एक अनकहा आकर्षण पैदा हो गया। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन वे चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। उन दोनों के मन में अभी भी शक और अपराध बोध की भावना थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद दूसरा व्यक्ति वही हो जिसकी वे तलाश कर रहे हैं। कभी कभी उनकी हरकतें चोर पुलिस के एक सूक्ष्म खेल जैसी लगती थीं,
फिर भी किसी ने भी दूसरे का खुलकर सामना नहीं किया। स्पष्ट सबूतों की कमी के कारण वे एक दूसरे पर सीधे आरोप नहीं लगा सकते थे। एक दिन बाजार में कुछ बदमाशों के एक समूह ने राजकुमारी को परेशान करने की कोशिश की। उस नाजुक पल में अशोक आगे बढ़े और बड़ी बहादुरी से उन्हें उस मुश्किल हालात से बचाया। इस घटना ने उनके आपसी शक को दूर कर दिया और धीरे धीरे उनके बीच विश्वास पैदा हो गया। समय के साथ उनकी नजदीकी और गहरी हो गई और एक गहरे प्रेम में बदल गई। आखिरकार उन्होंने शादी करने का फैसला किया और एक सादे और निजी समारोह में शादी कर ली। उसके बाद वे अक्सर साथ यात्रा करते थे और अपने दिनों को खुशी खुशी बिताते हुए अपनी संगति की ताकत को महसूस करते थे। जैसे ही 2 साल का वनवास खत्म होने वाला था, कलिंग के राजा को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया। वे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और अशोक को पकड़ने का आदेश दिया। उनके गुस्से का असली कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है। हो सकता है कि यह राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता या मौर्यों के बढ़ते प्रभाव के डर के कारण रहा हो। हालांकि अशोक उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश से बच निकलने में कामयाब रहे और चुपचाप कलिंग राज्य छोड़कर चले गए। राजा अशोक घर लौटे, जिससे राजा और मंत्री दोनों ही बहुत खुश हुए। हालांकि सुशीम और अशोक के बीच की प्रतिद्वंद्विता जल्द ही फिर से उभर आई। सुशीम ने एक बार फिर अशोक को उनकी मां के घर भेजकर राजनीतिक परिदृश्य से हटाने की कोशिश की। सुशीम के शत्रुतापूर्ण इरादों से अच्छी तरह वाकिफ होने के कारण अशोक ने अपनी सुरक्षा के लिए हर सावधानी बरती। वरना शायद उनका भी वही दुखद हश्र होता जो पहले उनकी मां का हुआ था। इसके साथ ही अशोक ने सुशीम से निपटने का पक्का इरादा कर लिया था। वह व्यक्ति जिसे वह अपनी मां की मृत्यु का जिम्मेदार मानता था, और इसके लिए उसने एक सोची समझी रणनीति और कूटनीति का सहारा लिया। आखिरकार राजनीतिक दावपेच के जरिए अशोक सुशीम को रास्ते से हटाने में कामयाब रहा और मौर्य वंश का सम्राट बन गए। इस टकराव के बावजूद अशोक ने उदारता दिखाते हुए सुशीम के कुछ भाइयों को, जिन्होंने सहयोगात्मक और सकारात्मक रवैया दिखाया था, महत्वपूर्ण प्रांतों का राज्यपाल नियुक्त किया। 26 वर्ष की आयु में अशोक ने विधिवत और पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार सिंहासन ग्रहण किया। राधागुप्त को मंत्री परिषद का प्रमुख नियुक्त किया गया। अशोक का उद्देश्य अपने पिता बिंदुसार से विरासत में मिले विशाल साम्राज्य का और विस्तार करने के बजाय उसे शांति, स्थिरता और गरिमा के साथ सुरक्षित रखना और उस पर शासन करना था। मौर्य वंश का सिंहासन संभालने के बाद अशोक ने ऐसी नीतियां अपनाई जिनका उद्देश्य कुशल और न्यायपूर्ण शासन के माध्यम से अपनी प्रजा के कल्याण में सुधार करना था। उसने एक नई प्रशासनिक टीम का गठन किया ताकि राज्य के कामकाज पर बारीकी से नजर रखी जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यवस्था सुचारू रूप से काम कर रही है। अपने शासन को मजबूत करने के साथ साथ उसने पड़ोसी राज्यों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने के भी सच्चे प्रयास किए और उन्हें शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा सहयोग का आश्वासन दिया। एक सामंजस्यपूर्ण और समृद्ध राज्य के निर्माण के अपने प्रयासों में अशोक ने धर्म पर आधारित एक केंद्रीकृत नीति के माध्यम से शासन किया, जिसका उद्देश्य पूरे साम्राज्य में शांति और सद्भाव बनाए रखना था।
उसके प्रशासन ने लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए धर्म के सिद्धांतों का व्यापक प्रचार प्रसार किया। यह कार्य सार्वजनिक घोषणाओं के साथ साथ पूरे साम्राज्य में चट्टानों और स्तंभों पर शिलालेख खुदवाकर किया गया। अशोक द्वारा प्रचारित धर्म ने सामाजिक जीवन में करुणा और नैतिक मूल्यों पर जोर दिया। इसने लोगों को ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, दया और सभी जीवित प्राणियों, जिनमें पशु भी शामिल थे, के प्रति अहिंसा का पालन करने के लिए प्रेरित किया। यह विचारधारा धीरे धीरे पूरे साम्राज्य में फैल गई और समाज में एक सकारात्मक तथा सामंजस्यपूर्ण बदलाव लाने लगी। अशोक ने इन वैचारिक सिद्धांतों को व्यावहारिक शासन में उतारने में लगभग 4 वर्ष व्यतीत किए। धीरे धीरे इनके लाभकारी प्रभाव दिखाई देने लगे और साम्राज्य के नागरिकों ने अधिक शांति और संतोष का अनुभव किया। इस 4 वर्ष की अवधि के दौरान उसने बार बार कलिंग के राजा से अपनी पत्नी कारुबाकी, जो राजा की ही पुत्री थी, को मुक्त करने का आग्रह किया। हालांकि राजा कभी नहीं माना। जब अशोक 30 वर्ष का हुआ तो उसका क्रोध और भी अधिक भड़क उठा। कारुबाकी से संकेत मिलने के बाद वह एक विशाल सेना लेकर आगे बढ़ा और कलिंग की राजधानी को घेर लिया। उसका उद्देश्य राजा को अपनी बात मनवाने और बिना किसी शर्त के कारुबाकी को रिहा करने के लिए विवश करना था। जब उसकी बात नहीं मानी गई तो अशोक ने कलिंग की राजधानी को पूरी तरह से घेर लिया और कड़ी पाबंदियां लगा दी, ताकि जब तक उसकी मांग पूरी न हो जाए तब तक किसी भी तरह की आवाजाही की अनुमति न हो। कलिंग के राजा ने शुरू में इस कार्रवाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और संकट लगातार गहराता गया। आखिरकार 12 दिनों के बाद राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया और यह अनुरोध किया कि उसे तपस्या करने के लिए वन में जाने की अनुमति दी जाए। हालांकि स्थिति एक पूर्ण स्तरीय युद्ध की ओर बढ़ती हुई प्रतीत हो रही थी, लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि इसमें एक भी मानव जीवन की हानि नहीं हुई। राज्य का प्रशासन के लिए राजा के सबसे बड़े पुत्र को सौंप दिया गया, जिसने शासक के रूप में कार्यभार संभाला। अशोक अपना उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद कलिंग साम्राज्य के किसी भी हिस्से पर कब्जा किए या उस पर अपना दावा जताए बिना कारुबाकी के साथ वहां से चला गया। इस पूरी स्थिति पर विचार करते हुए यह आम धारणा कि इस संघर्ष में लाखों लोगों की जान चली गई थी, एक भ्रांति या अतिशयोक्ति प्रतीत होती है।